मैंने रिकॉर्डिंग शुरू। ठीक है भाई। अच्छा ठीक है, फर्स्ट वाले को देखते हैं ना। अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द मेटल from the same kinetic energy towards which the distance of closest approach is minimum। ठीक है। अब देख वो कह रहा है कि भाई अल्फा पार्टिकल जो है उसको अपन ने किसके पास अप्रोच किया। अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द मेटल, यहाँ पर एक मेटल शीट है विद द सेम काइनेटिक एनर्जी टुवर्ड्स मेटल टुवर्ड्स व्हिच मेटल द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच विल बी मिनिमम। ठीक है। अच्छा पता है अपने पास देख कॉपर गिवन है, सिल्वर गिवन है, एयू गिवन है और कैल्शियम गिवन है। तो अपन कहेंगे देख यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर 29 है, ये 47 है, ये 79 है, ये 20। अगर अल्फा पार्टिकल को अपन एक न्यूक्लियस के पास लेके आएंगे ना तो अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो अपन कहेंगे जब इसको प्रोजेक्ट एक सेम काइनेटिक है, सबको एक ही वेलोसिटी से इसके पास फेंका, तो बताओ किस केस में अल्फा पार्टिकल सबसे ज्यादा पास तक जाएगा। तो अपन कहेंगे देखो भाई अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज, यहां पर जिसमें पॉजिटिव चार्ज सबसे कम होगा उसमें अल्फा पार्टिकल सबसे ज्यादा पास जाएगा क्योंकि उसमें रिपल्शन सबसे कम मिलेगा। अगर इसका वैल्यू सबसे ज्यादा है तो अल्फा पार्टिकल को रिपल्शन ज्यादा मिलेगा, वो ज्यादा पास नहीं जा पाएगा, दूर ही रहेगा क्योंकि रिपल्शन ज्यादा मिलेगा। तो इन सब में सबसे कम प्रोटॉन किसमें प्रेजेंट है, कैल्शियम में। अगर कैल्शियम में सबसे कम प्रोटॉन है तो सेम काइनेटिक एनर्जी मतलब सेम वेलोसिटी से अगर अल्फा पार्टिकल को इसकी तरफ फेंकेंगे तो सबसे ज्यादा पास तक किसमें जाएगा, कैल्शियम में, बिकॉज उसमें प्रोटॉन सबसे कम। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे ना एक दूसरे। सो आई थिंक यू गॉट इट। क्या करना है अपन को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 भी पूछा है, 2 भी गिवन है, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ ई बाय एम। ठीक है, ई बाय एम अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। ई बाय एम को कैलकुलेट करने के लिए एक तो अपन को कैलकुलेट करना है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.602 इंटू 10 के पावर -19। मास होता है प्रोटॉन का 1.672 इंटू 10 के पावर -27 के। दूसरा है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन होता है 1. ये तो जीरो होता है, डिवाइड बाय मास क्या लिखना, जीरो ही है ये तो। मैं डिफरेंट बताना था और डिफरेंट आएगा ही आएगा। ये जीरो है, इसका वैल्यू ए वाला तो आंसर है। प्रोटॉन एंड ड्यूटेरियम, ऑब्वियस सी बात है, ड्यूटेरियम को अगर चेक करूंगा तो ऐसे होगा, ड्यूटेरियम इज 1.602 इंटू 10 की पावर -19। भाई जो प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन होता है, वैसे ड्यूटेरियम हो गया। हाइड्रोजन में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक मतलब अपन कहेंगे इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसको प्रोटॉन लिख लेते हैं, इस पे इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं, वही एटॉमिक नंबर है। ड्यूटेरियम में एटॉमिक नंबर 1 होता है, न्यूट्रॉन इसमें 2 होते हैं, प्रोटॉन इसमें 1 होता है। इसमें प्रोटॉन इक्वल टू ऐसे, न्यूट्रॉन होते ही नहीं हाइड्रोजन, सिर्फ प्रोटॉन होता है। इसमें एक न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। अब अपन कहेंगे भाई ड्यूटेरियम में अगर अपन इसका मास चेक करेंगे तो इसका तो 2 एएमयू के बराबर हो जाएगा इसका मास। इसका 1 एएमयू के बराबर मास था, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जितना मास है उससे डबल मास इसका होगा, तो इसके कंपैरिजन में इसका आधा हो जाएगा, 27 केजी। तो ये दोनों भी डिफरेंट हो गए, फिर तो प्रोटॉन और ड्यूटेरियम भी डिफरेंट हो गया। फिर अपन कहेंगे ड्यूटेरियम एंड द अल्फा पार्टिकल। ड्यूटेरियम ये है और अल्फा पार्टिकल ऐसे होता है। अल्फा पार्टिकल में 2 चार्ज होते हैं, सो 2 इंटू 10 टू द पावर, ये 2 चार्ज होगा तो अपन लिखेंगे 2 इंटू, एक चार्ज का वैल्यू कितना होता है 1.602 इंटू 10 की पावर -19। तो अल्फा पार्टिकल मतलब डब्ल्यू आयनाइज्ड हीलियम, इसकी बात कर रहे हैं अपन। तो इसका ई तो ये हो गया क्योंकि 2 चार्ज था तो मैंने 2 इंटू ये कर दिया चार्ज। अब इसका मास कैलकुलेट करो तो 4 एमयू होता है। अब 1 एमयू कितना होता है तो अपन को पता है इतना होता है, ये होता है 1 एमयू। तो ठीक है 4 एमयू कितना हो जाएगा 1.602 इंटू 10 की पावर -27। लो भाई 27 केजी लिख लो। अपन क्या करेंगे, ये तो 1/2 हो गया, तो ये भी 1/2 ऑफ, अब ये दोनों अगर चेक करोगे तो इक्वल है, ड्यूटेरियम और हीलियम, मतलब ये डिफरेंट नहीं होगा, सी विल बी सेम। इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल तो डिफरेंट होंगे ही होंगे। अल्फा पार्टिकल ये होगा और इलेक्ट्रॉन में क्या आएगा,
दिस अपन इलेक्ट्रॉन का मास 1.9 9.1 इंटू 10 की पावर -31 वो डिफरेंट होगा ही होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, राइट? वी गॉट क्वेश्चन नंबर 2 आल्सो। फिर आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 5 बता दो सर, तो ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे गिवन है, 5 में आपने अच्छे से पढ़ लिया ये, मतलब जो भी अपन को गिवन था कॉम्प्रिहेंशन। ये कॉम्प्रिहेंशन मैंने आपको क्लास में अच्छे से बताया है, एप्लीकेशन ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो ये कॉम्प्रिहेंशन अपन ने क्लास में पढ़ा हुआ है, और एप्लीकेशन में अपन ने पढ़ा हुआ था कि भाई अगर अपन चेक करेंगे एप्लीकेशन को, तो वी हैव लाइक दिस, ऐसे था अपने पास हाफ kz स्क्वायर, ऐसे हाफ mv स्क्वायर लिख लेते हैं, फॉर्मूला जो बनाया था, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू kz1e into z2e डिवाइडेड बाय r। ये अपन ने फॉर्मूला बनाया था, और अपन ने डिस्कस किया था कि देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इससे, बिकॉज बाकी सब कांस्टेंट होता है, ठीक है? फॉर्मूला अपन ने बनाया। अब वो चाहता कि अगर मैं r लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, तो अपन कहेंगे लिख लो, हमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? अपन को उसने लिख के बताया कि भाई अपन को क्या करना है, ठीक है? अब अपन चेक करेंगे इधर, क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, है? आपने अच्छे से उसको पढ़ लिया होगा, क्योंकि ये सारा पार्ट अपन ने एप्लीकेशन में पढ़ा था। फिफ्थ वाले में एन अल्फा पार्टिकल विथ इनिशियल स्पीड ऑफ वी नॉट, मतलब यहाँ पर इनिशियल स्पीड जो है v इक्वल टू वी नॉट मुझे गिवन। v naught is projected from the infinity and it approaches to a distance of r naught, मुझे r naught गिवन है, r naught वैल्यू है, और r naught ही लिखा हुआ है। तो then the initial speed of alpha particle which approaches towards 2r naught will be equal to, तो अपन कहेंगे ठीक है, वो अपन से कह रहा है एक कंडीशन में जब अल्फा पार्टिकल अपने पास होता है, तो ये अल्फा पार्टिकल को जब अपन बम्बार्ड करेंगे इस न्यूक्लियस के पास, है ना, अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिवली चार्ज है उसको अगर अपन बम्बार्ड करेंगे इसके पास, तो इसमें जब अपन इसका वेलोसिटी v नॉट होता है, तो इस ये कितना डिस्टेंस तक पहुंचता है, r नॉट तक। अब वो कह रहे हैं कि भाई बताओ अगर मैं इसको 2r नॉट तक जाना है, तो बताओ इसका वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू कितना होगा? तो अपन कहेंगे उसमें क्या है, सारा पार्ट तो कांस्टेंट है। अगर सारा पार्ट कांस्टेंट है तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख लो, v स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ये लिख लिया अपन ने, r लिख दिया अपन ने, जो वहां पर गिवन था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r अपन को गिवन है, दैट इज ऊपर फॉर्मूला भी लिखा होगा उन्होंने, है ना, r फॉर्मूला लिखा ही था, गिवन था ये फॉर्मूला तो अपन को। तो अपन क्या करेंगे भाई, देख यहाँ पर कांस्टेंट मान ले, इस इक्वल टू लिखने के लिए ये सारा पार्ट जो सर्किल कर रखा है उसको अपन ने एक कांस्टेंट ले लिया, और वो कांस्टेंट था c, c इज अ कांस्टेंट, मतलब कुछ भी ऐसे लिख देता हूं, ये कांस्टेंट, कोई बात नहीं। तो अपन ने इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख लिया, तो मैंने कहा भाई देख भाई v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो r2 अपॉन r बना जाएगा, ऐसे आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर लो भाई। इनिशियली आपको क्या गिवन था, v नॉट, तो r क्या गिवन था मुझे, तो r1 मुझे गिवन था r नॉट। बाद में वो कह रहा है कि अगर मैं इसको 2v नॉट कर लूं, तो v2 अपन को गिवन था 2v नॉट, जो यहां पर v2 अपन ने लिखा ना इधर v2, ये 2v नॉट, ये v1 गिवन था अपन को, तो r1 अपने पास ये था। अभी v2 कितना होगा, अगर r2 को मैं, अगर मैं इसको, रुको अपन को v2 कैलकुलेट करना है, जब r आपका कितना होना चाहिए, 2r नॉट होना चाहिए, तो ठीक है कैलकुलेट कर लेंगे, r नॉट था, हाँ बिल्कुल। तो अपन कहेंगे ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आएगा v नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे पास 2 आ जाएगा। ये स्क्वायर हटा देता तो वहां रूट लेना पड़ेगा, तो अपन कहेंगे भाई देखो v नॉट अपॉन v2 विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2। अब मुझे v2 कैलकुलेट करके दिखाना था कि v2 कितना है, तो ले जाते हैं, तो v2 विल बी इक्वल टू v नॉट बाय रूट ऑफ 2, लो अपना आंसर आ गया। देख लो एक बार अगर कोई डाउट है तो।
मुझे लगता है किसी को डाउट नहीं होगा। आ गया सबको आंसर? यस सर। ठीक है बेटा। तो आप बता दो कि हाँ आ गया। आपको बोलना है, क्योंकि तभी तो मुझे समझ में आएगा। तुम लोग इंटरेक्ट करोगे तभी समझ में आएगा क्या करना है। अच्छा देखो, अब अपन दूसरी बात करते हैं। The radius of particular nucleus is calculated by projecting alpha particle from the infinity at a particular speed. तो अपन ने कहा देख भाई, मैं अल्फा पार्टिकल को एक पर्टिकुलर स्पीड से इसकी तरफ ऐसे फॉल करवाता हूं, एक न्यूक्लियस की तरफ, और मैं इसका रेडियस कैलकुलेट करना चाहूंगा कि ये किस पॉइंट तक जाएगा। तो अगर अपन एक अल्फा पार्टिकल, सो रेडियस ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस इज कैलकुलेटेड बाय द प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर स्पीड। ठीक है, एक वेलोसिटी ले लिया अपन ने भी। let the radius of the let this radius be the true radius। ठीक है, तो अपन यहां तक मुझे बोल रहे हैं कि इसका रेडियस कैलकुलेट करना है और इसका ट्रू रेडियस बताएंगे अपन कि वो ट्रू रेडियस है। ठीक है भाई। if the radius calculation for the same nucleus is made by another alpha particle। अच्छा, यहां वेलोसिटी अपना v1 था और यहां से ये यहां तक पहुंचता है और ये कह रहा है कि दिस विल बी द ट्रू रेडियस। अब ये कह रहा है कि अगर मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट 1 है अपना, अब एक्सपेरिमेंट 2 की बात करते हैं। अब एक्सपेरिमेंट 2 में भी ये कह रहा है कि अगर मेरे पास एक न्यूक्लियस है और मैं इस अल्फा पार्टिकल को इसकी तरफ भेजता हूं, और इस टाइम इन दिस केस द वेलोसिटी इज हाफ ऑफ द, so in calculation of the radius for the same nucleus is made by another alpha particle with half of the earlier speed। मतलब half of the मतलब v1 by 2, मतलब मेरे पास v2 is given to me v1 by 2, उससे हाफ ले लिया मैंने। earlier speed, what is the percentage of error in the radius। अच्छा, तो यहां पर जो रेडियस आएगा, ये तो r1 था, यहां पर r2 था। अगर मैं वेलोसिटी को आधा करता हूं तो बताओ इसमें रेडियस में जो r2 है उसमें कितना परसेंट एरर आएगा। चलेगा, कैलकुलेट कर देंगे, हमें क्या फर्क पड़ेगा। बाकी सब तो कांस्टेंट रहेगा। आपने ये लिख के बता तो दिया था, दिस लिख लेता हूं फिर। v1 अपॉन v2 स्क्वायर इज इक्वल टू r2 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर। लो, नहीं, r होता है, स्क्वायर थोड़ी होता है r में। ठीक है, अगर ये मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता है। अब क्या, अब पहले वाले एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। इसमें आपने वेलोसिटी v1 ले रखा है और r को आपने r1 ले रखा है, ये लेना है। अब वो कह रहा था v2 को अगर मैं इस वैल्यू को v1 by 2 कर दूं, अच्छा तो लिख देंगे भाई v1 by 2, तो v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v1 by 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस r2 है और r1 इनिशियल रेडियस था, इसका r1 रेडियस था, या r2। अपन को r2 कैलकुलेट करना है पहले की, तभी तो अपन बता पाएंगे कि इसमें अगर आप वेलोसिटी को हाफ करोगे तो कितना परसेंट एरर आएगा। चलो ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, v1 तो कैंसिल हो गया। अगर अपन सॉल्व करें तो अपने पास 4 इज इक्वल टू r2 अपॉन r1 आ गया, मतलब r2 इज इक्वल टू 4r1 आ गया। अगर किसी को डाउट नहीं है तो बता दो मुझे, मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होगा। अब अपन परसेंटेज ऑफ एरर की बात करते हैं। अपन परसेंटेज ऑफ एरर की बात करते हैं क्योंकि उसने अपन से शायद परसेंटेज ऑफ एरर ही पूछा है। अपन से पूछा है द परसेंटेज ऑफ एरर इन्वॉल्व इन दिस रेडियस कैलकुलेशन। ठीक है भाई, इस कैलकुलेशन में परसेंटेज ऑफ एरर, तो अपन कहेंगे कितना आया, तो अपन कहेंगे देखो भाई परसेंटेज ऑफ एरर होगा कि फाइनली कितना रेडियस आया और इनिशियली कितना था, ये मेरा डिफरेंस इन रेडियस है, और डिवाइडेड बाय इनिशियली कितना था मल्टीप्लाई बाय 100 ले लो आप, तो रेडियस का परसेंटेज आ जाएगा। ये फाइनल रेडियस है, अभी कितना आ रहा और इनिशियली कितना था, वो डिफरेंस जो होगा वो चेंज आया ना अपने पास। तो अपन कहेंगे ठीक है, तो अभी कितना आया मेरे पास रेडियस, r2 इज 4r1, सो 4r1 माइनस r1 पहले था, ये डिफरेंस आया। अब पहले कितना था r1, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करके बता दूंगा कितना आया अपने पास, 3r1 अपॉन r1, सो 3r1 अपॉन r1 इंटू 100, तो ये तो 300 आ गया अपने पास, तो 300% एरर आया अपने पास। लो भाई, आप देख लो, अगर इसमें तुमको कोई भी डाउट है वो मतलब बताना पड़ेगा कि सर देखो ये डाउट है मेरा, तो आप बताओगे वो कि ये मेरा डाउट है। सर अंडरस्टूड। सबको समझ में आ रहा है, ठीक है बेटा, मतलब अपन को समझ में आना चाहिए बस कि भाई ठीक है, मन समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम। अब अपन दूसरा देखते हैं। आपने 7th भी पूछा है, 5 भी पूछा था, 6 भी पूछा है, 7th भी पूछा है, ठीक है।
अपन 7th को कर लेंगे। पता क्या है, अभी तुम लोगों को देख के ये पता चलेगा इनिशियली कि अच्छा यार मैं क्या नहीं सोच पाता, जो मतलब सर बता रहे थे, सर ने बताया तो था ऐसा अपन को, ये भी बताया था कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, सब कुछ बताया था, तो अच्छा ऐसे सोचना था मुझे। तो आपने मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट कैलकुलेट कर लिया होगा, आपको वहां गड़बड़ हो गया कुछ ऐसे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मुझसे वहीं गड़बड़ करके पूछते हैं, यस सर। है ना? वो मुझे पता है, जब तुम क्वेश्चन पूछते हो तो मुझे पता चल जाता है कि तुम कहाँ गड़बड़ कर रहे हो। फॉर अ ब्रॉडकास्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू मी, ठीक है भाई, फ्रीक्वेंसी मुझे गिवन है, सो फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू मी 1200 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो अगर मैं चाहूं तो पर सेकंड लिख सकता हूं, 1200 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज लिखूंगा, और 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 पर सेकंड होता है, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेव्स दैट विल बी फॉर्म्ड इन 2 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। नंबर ऑफ वेव्स मतलब वेव नंबर, राइट ना? तो आपने कहा था कि 1 यूनिट लेंथ में कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ वेव्स, तो नंबर ऑफ वेव्स जो अपन लिखते हैं दैट इज इक्वल टू, अपने पास होता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेव्स, तो अपन कहते हैं डिस्टेंस इन सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, है ना? ये तो लिखते हैं अपन, डिस्टेंस इन सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 वेवलेंथ, मेरे ख्याल से ये होता है बस। अगर अपन वेव नंबर का डेफिनेशन देखो आप, तो द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन पर the number of wavelength present in 1 centimeter, that is called wave number। तो क्या डिस्टेंस तो अपन को गिवन है, आप 2 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, बोलो भाई। बिल्कुल कर सकते हैं, बोलो तो कितना कर दो, 10 to the power, आई थिंक ये तो हो गया, मोस्टली मीटर हो गया, अभी मीटर से सेंटीमीटर और दो आएंगे। हाँ तो 5 आ गया, तो अपने पास आ गया। अब 1 वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करूं, तो अपन कहेंगे हमें पता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है ना, सी बाय लैम्डा। यस सर। तो लैम्डा इज इक्वल टू सी, तो अपन को पता है कितना होता है, बताओगे? मैं अपन इसको सी बाय फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं, 3 into 10 to the power तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड है ये, meter per second। और फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है अपन को, पर सेकंड में गिवन है, सो अपन क्या करेंगे, ये अपन को गिवन है 1200 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड, हाँ फ्रीक्वेंसी है तो सिर्फ पर सेकंड कैंसिल हो गया, ये वैल्यू कितनी आई अपने पास, तो 3/4 ना, कैंसिल कर दूं, लो भाई कर दिया। अच्छा 2 ये है तो 5 आया अपने पास, तो 1/4 इंटू 10⁸ ये है और 10⁵ ये है, तो 10⁵ कर दूं, यस सर। लो भाई आपका फ्रीक्वेंसी आ गया। अब आपके पास वेवलेंथ आ गया है, अब क्या करूं, वेवलेंथ को सब्स्टिट्यूट कर दो वो नीचे वाले में। इधर सब्स्टिट्यूट कर दूं, हाँ 1/4 इंटू 10⁻³ सर बट वो Into मीटर 10 में raised ना, to तो 2। हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। दैट इज व्हाट आई वांट। ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये इसलिए तो लिख रहा हूं क्योंकि तुम गलती ना करो, वो मीटर है ना, तो अपन सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, ये लोग ये भी कर दिया। कितना आया आंसर, 8। 8। है ना? तो जिसने पूछा था वो ये चेक करेगा कि उसने यूनिट में क्या गलती की, क्योंकि यहां पर यूनिट में गलती करने के अलावा, क्योंकि या तो उसने यूनिट में गलती की या नंबर ऑफ वेव्स कैलकुलेट करने के लिए उसको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि वेव नंबर पूछ रहा है और सर ने अपन को क्या डेफिनेशन दिया था वेव नंबर का, ठीक है ना? डेफिनेशन अपन ने क्लियरली लिखा था ना वेव नंबर का, यस सर। ठीक है बेटा कोई बात नहीं। अब दूसरा देखते हैं अपन, है 9th वाला था, calculate the ratio of the energy of the photon of 300 Armstrong unit and 6000 Armstrong unit। ये तो बड़ा इजी होगा, ये एक बात बता, रेशियो ऑफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन, सो एनर्जी ऑफ फोटोन, मेरे पास 2 फोटोन है, फोटोन 1 इसका लैम्डा अपन को गिवन है, लैम्डा 1 इज इक्वल टू कितना, 3000 एंगस्ट्रॉम। फोटोन 2
lambda 2 will be equal to 6000 angstrom moment. अपन को क्या करना है, अब अपन को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फोटोन ऑफ द वेवलेंथ। हाँ, तो इसका एनर्जी, भाई वेवलेंथ कभी कंजर्व नहीं होता, एनर्जी कंजर्व होता है। इसका एनर्जी E1 है, इसका एनर्जी E2। अपन को E1 अपॉन E2 बताना है, नहीं बता सकते। HC तो कैंसिल हो जाएगा ना, लैम्डा 1 तो अपन को गिवन है ना, लैम्डा 2 गिवन है ना। दोनों को अगर एंगस्ट्रॉम यूनिट को मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो कैंसिल हो जाएगा ना, वो तो इसी को कैंसिल करते ना। बोलो भाई, जिसने पूछा था वो बोलो भाई, उसको समझ में आया? 10th वाला देखेंगे अपन, है 10th वाला पूछा, हाँ बिल्कुल पूछा, उसको भी पूछा आपने। 10th वाले में गिवन था, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस इज गिवन टू मी, ठीक है, मुझे फ्रीक्वेंसी गिवन है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी 7.5 into 10 to the power of 14 hertz is the frequency given to me. Calculate the wave number of per meter, तो wave number कैलकुलेट करना है मुझे, मतलब ये कैलकुलेट करना है मुझे। What is wave number? 1 by lambda, तो उसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है c by lambda, तो इसी को लिख दो ना, c into 1 by lambda तो है, उसी को वेव नंबर कर दो, तो फ्रीक्वेंसी बाय c will be equal to वेव नंबर। करूं कैलकुलेट, बोलो 7.5 into 10 की पावर 14 हो गया, डिवाइड बाय c is velocity of light 3 into 10 to the power of 8 होगी। अब बताओ भाई, अब ये 8 था और ये 6 था, तो 8 था और 14 था तो 6 बच गया, तो 7.5 डिवाइड बाय 3 into 10 की पावर 6 हो गया। तो अपन वैल्यू कैलकुलेट करें, कितना आएगा ये, 3 1 जा हो गया, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 5 जा 15 ना, 2.5 into 10 की पावर 6 हो रहा है, तो वो कह रहा है कि इसको 25 into 10 की पावर 5 लिख लो, तो इसको ऐसे एज्यूम करो p into 10 की पावर 5, तो बताओ p का वैल्यू कितना होगा? 25। सबको समझ में आया? आया ना बेटा समझ में? अपन को मतलब इजी था, ऐसे कुछ था नहीं उसमें, मुझे लगा मतलब कई बार क्या होता है ना, तुम लोग ना क्लास भी मिस कर देते हो, क्लास मिस करोगे तो प्रॉब्लम होगी अपन को, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। चलो पॉइंट, अब अपन 11th की बात करते हैं, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है, और अपन 11th की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में अपन को गिवन है पॉइंट ए, 44 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है। तो इसमें कार्बन एटम, नाइट्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, टोटल एटम्स और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये सब बताने, ठीक है। अब इसमें नाइट्रोजन एटम वाला क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं, ऑप्शन आ सकता है, मतलब इसमें क्यों किसी कंडीशन में नहीं हो सकता, चलो देख लेते हैं। तो इसके मोल्स, वेट इन ग्राम 44 है, मॉलिक्यूलर वेट 44 है, 1 मोल आ गया, ये इसके मोल्स है। तो 1 मोल है तो ऑब्वियस सी बात है, मॉलिक्यूल्स इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब Na के बराबर आ गए। तो जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही कार्बन एटम होंगे, उसके डबल ऑक्सीजन एटम होंगे, ऑक्सीजन एटम, और 3 टाइम्स टोटल एटम होंगे। यस सर। चलो, तो ऑप्शन अपन इस पे लिखते हैं, ए वाले में, ए वाले का ऑप्शन जो अपने पास आएगा, तो अपन कहेंगे देखो भाई, टोटल वैसे उधर लिखा हुआ है, पी वाला आ रहा है क्योंकि इसमें इतने मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हो गए तो कार्बन एटम कितने हो गए, इतने ही हो जाएंगे, ऑक्सीजन एटम कितने हो गए, 2Na हो जाएंगे, टोटल एटम कितने हो गए अपने पास, 3Na हो जाएंगे, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही कार्बन एटम होंगे, उसके डबल ऑक्सीजन एटम होंगे, उसके टोटल कितने हो जाएंगे, 3 टाइप्स हो गया। सबको समझ में आया? यस सर। यस
ठीक है, तो किसी को डाउट नहीं है उसमें कि अपन कैसे बताएंगे पॉइंट्स को, तो अगर किसी को डाउट होगा वो पूछेगा। मैं दूसरे की बात करता हूं, बी वाले पॉइंट की बात करता हूं। बी वाले गिवन में गिवन है अपन को 3.01 into 10 to the power of 23 molecules of N2O। ठीक है भाई, तो मोल्स कितने हो गए? तो अपन कहेंगे देख भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये कैंसिल हो गया, ये 1/2 ले लेते हैं, लो भाई हाफ मोल हो गए। इसके हाफ मोल का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, तो वो तो गिवन ही थे। अब जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसका डबल तो हो जाएंगे क्या, नाइट्रोजन एटम। 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, हाँ, क्योंकि हाफ मोल आ रहा है मतलब, और इसमें कितना हो गया, 2 नाइट्रोजन है मतलब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम हो गया। तो 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू 1 मोल होता है। 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल होता है। तो अपने पास क्यू तो आ गया, और अब देखो इसमें कार्बन है ही नहीं, मतलब पी का कोई मतलब नहीं है। ऑक्सीजन 32 ग्राम तो नहीं होगा क्योंकि हाफ मोल होगा तो इट विल बी 8 ग्राम बस। टोटल एटम्स विल बी, अब जितने मॉलिक्यूल हैं उसका 3 टाइम ले लो, तो 9 आ रहा है, 18 हो ही नहीं सकता, तो वहीं देख के बता दूंगा। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स पूछ रहा है, तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं चलो चेक कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई करके। इसमें कितने न्यूट्रॉन हो गए, तो 7 न्यूट्रॉन होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस इसके न्यूट्रॉन कितने, ये न्यूट्रॉन बता रहा हूं मैं, इसके न्यूट्रॉन कितने हो गए 8। अब प्रोटॉन की बात करेंगे तो इसमें प्रोटॉन भी 7 into 2 होते हैं और प्लस इसमें प्रोटॉन भी 8 होते हैं, मतलब जितना आएगा ये उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 14 प्लस 8 का मतलब हो गया 22, 44 हो गया। तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं अपने पास, ये इनको 44 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 को, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर, हाँ वो तो यहीं से दिख रहे थे, हो गया। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ NO2, 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब आपके पास 1 मोल ऑफ NO2 है, बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सी वाला पार्ट। डी वाले पार्ट में अपन को गिवन है, इसको और सॉल्व करूं, अगर आप देख लो एक बार सॉल्व करके, अगर आप कहोगे तो मैं और सॉल्व कर दूंगा। देखो अगर सी वाले को और सॉल्व करना है तो मैं कर सकता हूं। Yes, sir. 22.4 लीटर ऑफ दिस, अब देख वॉल्यूम गिवन है अपन को 22.4 लीटर, टेम्परेचर गिवन है 546 केल्विन, और प्रेशर गिवन है मुझे 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लूंगा, पी वी इक्वल टू एनआरटी। प्रेशर कितना है 1, वॉल्यूम कितना है 22.4, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूं, ये 1/12 है और ये 546 है, मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गया 2। लो भाई एक मिनट देख लेता हूं, क्योंकि एन का वैल्यू इधर जा रहा है ना, इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करूंगा मैं। 22.4 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 546, ये नंबर ऑफ मोल्स है, तो मेरा नंबर ऑफ मोल्स 2 नीचे आ रहा है, तो हाफ मोल हो गया। ये लो भाई हाफ मोल हो गया। तो अपने पास हाफ मोल ऑफ C2H4 है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, ये तो मोल्स है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपन लिखेंगे भाई 1/2 into 6.023 into 10 की पावर 23। तो कार्बन एटम कितने होंगे, हाफ मोल है, और इतने मॉलिक्यूल्स हैं अपने पास किसके, C2H4 के, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने मोल्स हैं, ये है, तो इसमें कार्बन एटम डबल हो गए ना फिर तो 1/2 इंटू मॉलिक्यूल्स मेरे पास कितने हो गए 6.023 इंटू 10 की पावर 23, और मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा क्योंकि कार्बन एटम एक मॉलिक्यूल में 2 होते हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में डबल होंगे। कर दिया, 2 कैंसिल हो गया, कार्बन एटम आ गया, पी मेरा आंसर है। क्यू की बात करता हूं, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, उसमें नाइट्रोजन है ही नहीं, ऑक्सीजन है ही नहीं। टोटल एटम्स की बात करता हूं, तो टोटल एटम्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास टोटल मॉलिक्यूल्स ये हैं और उसमें टोटल एटम क्या है
नंबर ऑफ एटम्स 8 है एक मॉलिक्यूल में, तो 1/2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 8 कर दूंगा मैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 24 के आसपास आ रहा है। 24 इंटू 10⁻23 टोटल एटम्स, नहीं इसमें तो 18 गिवन था। C2H4 नहीं, C2H4 है ना, हाँ ठीक है, तो ये 6 है, 8 नहीं है, मैंने 8 गलत लिखा। तो अपन क्या करेंगे, 6 है तो ये 3 होगा, 3 से 18 आ रहा है आंसर। मैंने उसे C2H6 समझ के सॉल्व किया, जबकि उसमें हाइड्रोजन 4 है, टोटल एटम 6 है। अब बोलो किसी को डाउट है तो। एवरीबडी गॉट इट? सबको समझ में आया भाई? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, सब लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये आ गया अपने पास, राइट? डीपीपी नंबर 4। अब अपन ने डीपीपी भी डिस्कस कर लिया एक, तो अपन फिर शीट वाला पार्ट नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं डिस्कस। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम फिर डिस्कस कर लेंगे, यस सर। है ना? थोड़ा Yes, पढ़ sir. लेते हैं, फिर थोड़ा पढ़ के और फिर अपन फिर नेक्स्ट टाइम फिर डिस्कशन कर लेंगे। एक मिनट अपन है पढ़ लेते हैं। अब तो मुझे ये बताओ, लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे अपन? लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे अपन? Photoelectric effect. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपना खत्म हो गया था, ये चल रहा था? सर खत्म हो गया था। अच्छा, फोटो सर खत्म। ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड आपने कुछ क्वेश्चंस किए होंगे, या मतलब अपन ने क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे, या अपन को और प्रैक्टिस करना है? या अपन ने कुछ नहीं किया तो प्रैक्टिस करना है? सर 2 क्वेश्चंस किए। 2 क्वेश्चन किए थे, तो 1-2 और कर लेते हैं, है ना? 1-2 और कर ठीक है लेते सर। हैं, ठीक है बेटा। मतलब 1-2 इसलिए ना कि मतलब मुझे भी लगेगा हाँ भाई ठीक है, परफेक्ट हो गया अपना ये। क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन करते हैं, देखो। Calculate the velocity of electron. The velocity of electron when when a metal surface is irradiated with the light of wavelength 2000 angstrom. The work function of metal is 2 electron volt. The work function of metal is 2 electron volt. बताओ भाई। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया मैंने क्या किया आपसे। मैंने आपसे कहा कि वर्क फंक्शन क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। जिस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको अपन वर्क फंक्शन कहते हैं। वर्क फंक्शन अपन को गिवन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको रेडिएट किया अपन ने वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम से। तो यहां से जब ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। तो बताओ कैसे कैलकुलेट करें?
शुरू करें? E इज इक्वल टू ई टोटल ना, जो रेडिएटेड ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। हाँ जी, यस सर। अच्छा एक बात बताओ, 1/4W/2000। ये एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे तुम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है अपन को। हाँ वही इसको 1/4W/2000। कैसे? ऐसे ना? 1 2 W. वेरी गुड। Yes. मैं चाहता भी था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सीधा आपने बता रखा है सर कि 12,400 को डिवाइड करेंगे अपन 2000 से, तो ये सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया, और मैं इसको काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा मेरे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये मेरे पास 2 गिवन है, और ये मेरे पास आ गया, ये गया 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 डेसिमल आया, तो ये 6.2 आ गया, प्लस काइनेटिक एनर्जी आ गया, तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ गया 4.2। बोलो, किसी को डाउट नहीं? No, sir. अब मजा यहां से आएगा। वो कैसे? तो अपन कहेंगे देख भाई, ये तो हो गया हाफ mv स्क्वायर, और वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं होती, तो फिर कन्वर्ट करो जूल्स में, Multiply by मल्टीप्लाई बाय 1.60 1.6 into 10 to the power minus बहुत बढ़िया, 19. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपने पास ये आ जाएगा 1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पता है अपन को 9.1 into 10 की पावर माइनस 31, और वेलोसिटी हो गया अपने पास v स्क्वायर, ये हो गया 4.2 into 1.6 into 10 की पावर लिख लेते हैं -19। तो -19 को अगर अपन चेक करेंगे तो अपन इसको और इसको कैंसिल करते हैं, कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा ये? तो 31 में से 19 माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, मतलब 12, तो 10 की पावर -12 बचेगा ये। तो अब अपन कहेंगे 2 का कुछ करें क्या इसमें? तो अपन कहेंगे कर दो, ये 2 हो जाएगा कितना, 4.55। सो 4.55 इंटू 10 की पावर -12, तो इंटू v स्क्वायर इज इक्वल टू 4.2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर, खत्म हो गया ये। तो 10 की पावर क्या, मतलब इधर लेके जाऊंगा मैं, सो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4.2 इंटू 16 1.6 डिवाइडेड बाय 4.55 इंटू 10 की पावर 12, तो 10 की पावर 12 इधर कर लेता हूं, उधर नीचे लेके जाके ऊपर ले गया। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। अब 4.55 को ना मैं 4.6 बना देता हूं, 4.55 को मैं 4.6 बनाऊंगा, तो 42/46 इंटू 1.6। बाद में ध्यान रखूंगा कि मैंने वहां पर चेंज किया है कुछ, ये आया मेरे पास। इसको 2 से अगर अपन चेक करें तो ये हो जाएगा 23 2.3, और ये हो जाएगा 2.2। अगर अपन चेक करें तो इसको ना कैंसिल करें, तो अगर अपन चेक करें तो ये ऑलमोस्ट 0.9 जैसे आएगा, ऐसे 0.9। अगर अपन कैंसिल करें ना इसको सीधा, आप ऐसे कर लो भाई, ये 42 हो गया, ये 46 हो गया, तो 46 में डेसिमल लगा तो 0 आ जाएगा, और 9 टाइम्स लेके जाते हैं इसको 46 को, तो 9 टाइम्स अगर अपन चेक करें 0 लगाएंगे तो 9 टाइम्स आ गया। अब बचा अपने पास कितना, कितना आ गया अपना, 9 टाइम्स 46 इंटू 9 से लेके जा रहा हूं मैं, तो 460 में से मेरे पास 9 टाइम्स होगा, तो ये 10 टाइम्स होता तो 460 होना चाहिए था, तो 40 कम है और 6 मतलब 434, 414 आ गया ना, 414 गया तो 6 बच गया, 6 बच गया तो 0.91 आ गया, राइट? ओके, अब 0.91 को 1.6 से मल्टीप्लाई कर देता है, तो सीधा 16 इंटू 9 कर देते हैं ना, तो 16 इंटू 9, अगर ये 0.91 है, कैसे आ गया? कैसे? बोलो 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 बोलो। ऊपर 4.6 4 पॉइंट, ऊपर 4.2 है और नीचे 4.6 है, तो 0 कैसे आएगा ऊपर? डेसिमल लगा है ना, ये 42 और 46 किया ना ऊपर, ये ऐसे था ना 4.2 और 4.6 ना, तो दोनों का डेसिमल हटा दिया ना मैंने,
इधर 10 उसका उधर 10 कैंसिल हो गया। बताओ यस सर समझा। बताओ बोलो, राइट ना? यस सर। ठीक है, तो अब अपन इसको करेंगे 0.91 है और 1.6। अगर 10 होता तो मतलब ये 1 होता तो अपन इसको 1.6 लिखते हैं ना, तो इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, मतलब 1.5 कर लेते हैं अपन, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.5 के आसपास आएगा। अब चेक भी कर लो। 1.44 है। 1 एग्जैक्ट ठीक है, 1.44 या 1 पॉइंट मतलब ऐसे आ गया, 46 आ रहा होगा क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 तो आना ही चाहिए लास्ट में। 1.46 आ गया। अब ये कह रहा है कि 1.46 आ रहा, तो ठीक है भाई, लो आ गया अपने पास। मेरे पास ये आ रहा है 1.46 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 12। मैं इसको कर लेता हूं, क्या करें अपन, इसको बना लेते हैं, ये मेरे पास v स्क्वायर आया। 1.46 इंटू 10 की पावर 12 मेरे पास v स्क्वायर आया। अब v क्या करें, रूट लेना पड़ेगा। क्या करें अपन रूट के लिए, 1.4 अपन कहेंगे ये तो और भी इजी है। 1.4 का रूट मुझे नहीं आता, मैं तो कहूंगा मुझे तो बड़े तो बड़े रूट आते 1.44 ले। हैं। ऐसे कर लेते ना, ऐसे ले लूं, यस सर। तो ये 12 पॉइंट, क्योंकि अगर 12 का रूट लेंगे ना अपन, इसका रूट लेंगे तो अपने लिए ज्यादा इजी है। 144 होता ना 12 का रूट, इसका रूट लेते ना, इसके लिए तो 10 की पावर 7 आ गया, इसका रूट ले लेंगे 12। लो आ गई वेलोसिटी 12 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड। बोलो किसी को डाउट है तो। सर डेसिमल हटाने के बाद डेसिमल, ये वाला डेसिमल हटाने के बाद 10 होना चाहिए ना। अच्छा माइनस थोड़ी है, हाँ 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 हाँ, गलती हुई मुझसे, क्योंकि मैं ये माइनस थोड़ी है। अरे मैं सोचा माइनस है तो ऊपर जाके वो 14 हो जाएगा। राइट राइट राइट, और -14 करना चाहिए था फिर भी। तो अपने पास था v स्क्वायर इज इक्वल टू 1.46 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 12। तो मैंने लिखा v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट हटाया, 146 इंटू 10 की पावर 12 डिवाइडेड बाय 100 आया, तो ये कैंसिल करना था, 10 आएगा, तो ये बचेगा अपने पास 10, और 10 बचेगा तो v के लिए अपन कहेंगे ये 10 का रूट लेते हैं तो ये हो जाएगा 5, तो 10 का रूट तो 5 आया, ये 12.05 आया। ये आ गया मेरे पास आंसर। लो भाई, ये आ गया वेलोसिटी। एवरीबॉडी गॉट इट? भाई जो भी गड़बड़ करोगे ना तुम कैलकुलेशन में ही करोगे, बाकी नहीं करने वाले कुछ गड़बड़। समझ में आया? तो एक और क्वेश्चन लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन में ही थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी तो मुझे नहीं लगता कोई गड़बड़ करोगे, कैलकुलेशन में ही गड़बड़ करोगे तो। चलो अच्छा ठीक है, अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखो। When a certain metal, लिखो बेटा, when a certain metal लिखो, when a certain metal was irradiated, irradiated का मतलब आपको पता है, उसका मतलब रेडिएशन फॉल करना। When a certain metal is irradiated with light of frequency, when a certain metal is irradiated with the light of frequency 3.2 into 10 की पावर 16 hertz, 3.2 into 10 की पावर 16 hertz, the photoelectron emitted have, the photoelectron emitted have, the photoelectron emitted have, the photoelectron emitted have, the photoelectron emitted have twice the kinetic energy. The photoelectron emitted have twice the kinetic energy
the photoelectron emitted have twice the kinetic energy, twice the kinetic energy as did photoelectron. The photoelectron emitted have twice the kinetic energy as did the electron, as did the photoelectron. The photoelectron emitted have twice the kinetic energy. अब पहले लिख लेना फिर समझेंगे अपन है. Twice the kinetic energy as did photoelectrons emitted, as did photoelectron emitted when the same metal is irradiated with the frequency. When the same metal is irradiated with the frequency, As did. right, as did photoelectrons, as did photoelectrons emitted when same metal was irradiated with, as did when same metal is irradiated with, as did when same metal is irradiated with the frequency of 2 into 10 to the power 16 hertz. 2 into 10 to the power of 16 hertz. Calculate the nu naught, that is threshold frequency of the metal. Calculate the nu naught, that is called threshold frequency. Calculate the threshold frequency of the metal. Calculate the threshold frequency of the metal. सर एक बार पूरा रिपीट करो. When a certain metal was irradiated with the photoelectrons, irradiated with the light लिखा अपन ने, पहले photoelectron ने लिखा. When a certain metal was irradiated with light of frequency 3.2 into 10 to the power 16 hertz, the photoelectron emitted have twice the kinetic energy. ये कहेगा has twice the kinetic energy when the same metal is irradiated with the photoelectron of frequency 2 into 10 to the power 16. Calculate the nu naught. मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया. अपन एक मेटल को इस फ्रीक्वेंसी जब रेडिएट करते हैं तो इससे जो काइनेटिक एनर्जी निकलती है वो ट्वाइस होती है उससे जब अपन इसी मेटल को इतने फ्रीक्वेंसी से रेडिएट करेंगे. इसका मतलब अपन को साफ साफ गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी 2. ये अपन को गिवन है, तो कैलकुलेट करके बता देते हैं. अगर मेटल सेम है तो न्यू नॉट सेम होगा दोनों में. एक इक्वेशन इसका बनाते हैं, that is E1 will be equal to E naught plus kinetic energy 1. एक इक्वेशन इसका बनाते हैं, E2 will be equal to E naught
प्लस काइनेटिक एनर्जी 2। तो इसमें अगर अपन सब्स्टिट्यूट करें तो h न्यू 1 विल बी इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ke1। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ ke2, और इससे अपन लिख सकते हैं h न्यू 2 इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी 2। ये इक्वेशन 1 है मेरे पास, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देता है, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर इस इक्वेशन में से इसको माइनस करोगे तो h न्यू 1 माइनस h न्यू 2, ये दोनों तो माइनस होंगे तो कैंसिल ही हो जाएंगे। इसमें से उसको माइनस करोगे तो उसको अगर माइनस करोगे तो मेरे पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बचेगा, और वो भी 2। ये इक्वेशन 3 है मेरे पास। मतलब मुझे काइनेटिक एनर्जी 2 का वैल्यू पता चल गया कितना है, और मुझे ये वैल्यू पता है, मुझे ये वैल्यू पता है, मुझे ये वैल्यू पता है। h तो कांस्टेंट होता है। तो अपन लिखेंगे दैट इज, ये इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग h का वैल्यू क्या है? किसका? h मतलब h क्या है होता है? वो तो प्लैंक कांस्टेंट होता है, पहले बता रखा ना, कितना सारा पढ़ा अपन ने, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हाँ मैं भूल गया था, इसके लिए हमने सॉल्व किया था इसके। कोई बात नहीं। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट तो अपन क्या करेंगे, इसको उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी 2 की जगह ये लिख देंगे अपन। तो चलो देखते हैं क्या होगा। h न्यू 2 इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस, अपन काइनेटिक एनर्जी की जगह ये रख देते हैं, h न्यू 1 माइनस h न्यू 2। ये आ गया मेरे पास। तो अपन कहेंगे देख भाई, h तो कैंसिल ही हो जाना है, यहां से भी ले लो, कॉमन ले लो, क्योंकि h न्यू 2 इज इक्वल टू h न्यू नॉट, है ना, प्लस h न्यू 1 माइनस h न्यू 2 आ गया। तो h तो यहां से कॉमन ले लो और कैंसिल कर दो इस तरफ से, तो मेरे पास तो फिर बड़ा इजी हो गया। मेरे पास आ गया न्यू 2 विल बी इक्वल टू न्यू नॉट प्लस न्यू 1 माइनस न्यू 2। न्यू 2 मुझे पता है कितना है, 2 into 10 to the power of 16। ये मुझे कैलकुलेट करना है। न्यू 1 भी मुझे पता है मुझे कितना होता है, दैट इज 3.2 into 10 की पावर 16, और ये अपन को गिवन है कितना, 2 into 10 to the power of minus 16। तो यहां मेरे पास आया 2 into 10 की पावर 16 इज इक्वल टू न्यू नॉट, या माइनस करूंगा तो 1.2 आएगा, 1.2 into 10 to the power of 16। इसको उधर लेके जाता हूं तो न्यू 2 आ गया, दैट इज 0.8 into 10 to the power of 16। फ्रीक्वेंसी है तो पर सेकेंड, मतलब 8 into 10 to the power of, you know that। कर देते हैं, ये लो भाई, 10 की पावर 15 पर सेकेंड आ गया। आपने सिर्फ क्वेश्चन बनाया, न्यू नॉट कभी थोड़ी किसी मेटल का चेंज होता है। आपने एक फोटोन की जगह दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के फोटोन एक ही मेटल पे फॉल करवाए, ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी तो अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि ई नॉट तो सेम होता है दोनों के लिए, वो तो वर्क फंक्शन है। समझ में आया? सबको समझ में आया ना क्या करना है अपन को? एवरीबॉडी गॉट इट ना? यस सर। चलो बेटा, ठीक है फिर। तो मेरे ख्याल से अभी काफी क्वेश्चन हो गया, आपको पता है आप इक्वेशन बना के इस टाइप से ना और फिर सॉल्व कर सकते हैं। अगर अपन से कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे ना, वी आर एबल टू डू दैट। ठीक है।
अब अपन पढ़ेंगे थर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो थर्ड मॉडल ऑफ एटम इज कॉल्ड बोर मॉडल ऑफ एटम। मॉडल ऑफ एटम, थर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है ना, दैट इज अ बोर मॉडल ऑफ एटम। तो अपन बोर मॉडल ऑफ एटम को पढ़ लेते हैं, ठीक है। द बोर मॉडल ऑफ एटम की बात करते हैं। तो बोर मॉडल ऑफ एटम में तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, he used रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है ना, रदरफोर्ड मॉडल एंड प्लैंक क्वांटम थ्योरी to explain the model of hydrogen atom. So to explain the model of hydrogen atom. So he has explained actually the model of hydrogen atom. इससे जब भी बोर का नाम आता है ना, अगर कोई एटम मेंशन नहीं है तो अपन हाइड्रोजन एज्यूम कर लेते हैं। उसने कुछ सिमिलरिटीज पर दूसरे एटम से भी बताई थी, दूसरे एटम के लिए कैलकुलेशन, बट पहले उसने हाइड्रोजन एटम के बेसिस पे कहा था। तो व्हाट ही सेज दैट कि भाई देखो, हाइड्रोजन में एक न्यूक्लियस होगा तो सभी एटम में होता है, और हाइड्रोजन में एक शेल होगा तो सभी एटम में शेल होते हैं। तो व्हाट ही सेज दैट कि भाई देखो, अपन अज्यूम कर लेते हैं कि न्यूक्लियस और शेल के बीच में जो डिस्टेंस है वो r ले लेते हैं। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा शेल में, ऑब्वियस सी बात है, जो शेल का डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से वही डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन का भी होगा न्यूक्लियस से। नाउ व्हाट ही सेज दैट कि भाई न्यूक्लियस में चार्ज अपन ले लेते हैं, दैट इज प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन लिखो या इलेक्ट्रॉन लिखो, चार्ज तो अपन 1.602 ही लिखते हैं, 10 की पावर -19 कूलम। तो हर बार अपन क्या करते हैं, ई से ही मतलब चार्ज को रिप्रेजेंट कर लेता है। तो अपन कहेंगे देखो, अगर कोई हाइड्रोजन एटम है तो उसके लिए तो एटॉमिक नंबर 1 होता है, लेकिन कोई दूसरा एटम होगा तो फिर न्यूक्लियस में कितना चार्ज होगा वो Z पे डिपेंड करेगा। Z इज एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस में जो चार्ज अपन को Q1 लिखना चाहिए वो मैंने Z ही लिख लिया, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है, वो तो अपन को पता है। तो ये Q2 हो गया, ये Q1 अपने लिए, ये Q2 हो गया। So that if I want, I can calculate the force of attraction between the electron and the nucleus में जो प्रोटॉन है उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की बात कर सकता हूं। ओके, नाउ इसने जो ऑब्जर्वेशन बताई, सो द पोस्टुलेट ऑफ बोर थ्योरी। तो अपन पोस्टुलेट का मतलब होता है कि जो उसके ऑब्जर्वेशन थे, उन ऑब्जर्वेशन को आप, राइट ना, द पोस्टुलेट ऑफ बोर थ्योरी मतलब अब उसके जो ऑब्जर्वेशन थे वो अपन को बता रहे हैं। सो पोस्टुलेट का मतलब होता है हमें फॉलो करना होता है, ज्यादा मतलब अपन को वो नहीं, लेकिन हाँ जो भी अपन को बता रहा है उसको उसी के हिसाब से समझ के फॉलो करना होता है, ताकि अगर बाद में कोई उस टाइप का सिचुएशन बनाए तो अपन उस चीज को एक्सप्लेन कर पाए, राइट। तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट पोस्टुलेट था इसका, वो कहता है कि भाई देखो, ये इलेक्ट्रॉन जो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, उसका जो ड्रॉबैक था, he was not able to explain the stability of atom. रदरफोर्ड स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो एक्चुअली व्हाट हैपेंड, ही सेज दैट द इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus in a fixed orbit because अब इन दोनों के बीच में तो Q1 Q2 मतलब चार्ज का अट्रैक्शन था, बिकॉज द कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को अपन कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं, बिकॉज द कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो किसके बीच में था, बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। सो प्रोटॉन इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, तो अपन कहेंगे भाई ये क्या है, अब सेंट्रीपिटल फोर्स, आपने एक नया वर्ड यूज कर लिया। तो अपन एक बात जानते हैं कि देखो भाई,
अगर ये इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीड से यहां रोटेट कर रहा है तो उसके पास एक फोर्स होगा जिसको अपन कहते हैं बाहर की तरफ एक्ट कर रहा होगा ऐसे फोर्स, उसको कहते हैं अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mv स्क्वायर अपॉन r। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, वो अपन ने मतलब पहले पढ़ रखा है अपन ने कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो अपन ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ रखा है, mv स्क्वायर अपॉन r, ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। तो इसको अपन कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, यहां पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है mv स्क्वायर अपॉन r जो अपन ने लिखा हुआ है, अपन कहेंगे ये फोर्स तो बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है और उतना ही फोर्स से ये इसको भी अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जब हमको पता है कि देखो अगर अपन के पास, अगर अपन बहुत स्पीड साइकिल से जा रहे हैं, अगर हमें कहीं ना टर्न करना है तो अपन क्या करते हैं, ऐसे थोड़ी करते हैं साइकिल से जा रहा है ऐसे टर्न कर दिया, नहीं, अपन क्या करते हैं, अपन अपने आप को बेंड करते हैं। बेंड क्यों करते हैं, ताकि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस हो जाए। मतलब अदरवाइज क्या होगा, हम बाहर की तरफ ऐसे चले जाएंगे ना, जैसे बाइक बाइक भी, अगर बाइक तो बहुत स्पीड में जा रहे हैं तो आपने देखा होगा कभी भी कोई भी बाइक वाला टर्न करेगा ना, अगर बाइक को, कोई भी बाइक वाला होगा अगर बाइक को टर्न करेगा ना तो वो ज्यादा बेंड होता है ऐसे पूरा, बाइक को टर्न करने के लिए अगर स्पीड में वो टर्न कर रहा है तो, क्योंकि वो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करता है। अदरवाइज वो क्या होगा, अगर सीधा सीधा ऐसे टर्न करेगा ना तो गिर जाएगा वो। तो ये बिल्कुल वैसे ही है, अपन इसको ऐसे भी अज्यूम कर सकते हैं कि अगर मान लो एक मतलब छोटा सा पत्थर लेते हैं, उसको एक स्ट्रिंग में धागे में बांध के और अपन ऐसे रोटेट करते हैं, तो वो धागा जो स्टोन जो रोटेट हो रहा है उस धागे से, वो अगर अपन उसे छोड़ दें तो बाहर की तरफ चला जाएगा। जो बाहर की तरफ जाना चाहता है वो उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और जिस फोर्स से हमने उसको अंदर की तरफ पुल करके रखा हुआ है इसलिए वो अपने फिक्स पाथ पे रोटेट कर रहा है, क्योंकि हमने उसे अंदर की तरफ पुल करके रखा हुआ है। वो पुल करके जो अंदर की तरफ रखा हुआ है उसको कहते हैं अपन सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो फोर्स इनवर्ड पुल होता है उसको अपन अपन बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो बाहर की तरफ फोर्स एक्ट करता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर हम बाइक से जा रहे हैं तो जो ऐसे बेंड कर रहे हैं तो जो अंदर की तरफ मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ जो है वो सेंट्रीपिटल है, और बाहर की तरफ जो फोर्स आ रहा है वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहां पर क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन तो रोटेट कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो जो बाहर की तरफ फोर्स एक्ट कर रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल है, जो अंदर की तरफ फोर्स कर रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स था। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जैक्टली किसके बराबर था, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। मतलब ये नेगेटिवली चार्ज इस पॉजिटिवली चार्ज से जो अट्रैक्शन होता है ना, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वो बैलेंस कर रहा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इलेक्ट्रॉन तो बाहर की तरफ जाना चाहता है लेकिन वो अंदर की तरफ प्रोटॉन से अट्रैक्टेड है उतने ही फोर्स से जितने फोर्स से वो बाहर की तरफ जाना चाहता है। तो ये दोनों फोर्स क्या हो रहे थे, बैलेंस हो जा रहे थे, कि बाहर की तरफ जिस फोर्स से वो बाहर जाना चाहता है उतना ही फोर्स से ही अट्रैक्ट करके रखे हुए हैं। अगर ये दोनों फोर्स बैलेंस होंगे तो ये क्या होगा, अपने फिक्स्ड पाथ पे रोटेट करता रहेगा। वही मैंने लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट बिकॉज द कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अपन ने सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या बता दिया, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो द कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो हमेशा बैलेंस रहते हैं, अगर अपन किसी फिक्स्ड पाथ पे रोटेट कर रहे हैं अपने आप को तो हमेशा बैलेंस होता है, राइट। तो अपन इसको बता देंगे भाई कि भाई कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा बराबर होते हैं अगर फिक्स पाथ पे रोटेशन है तो अपन इसको सेंट्रीपिटल फोर्स ये बन। तो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, तो अपन कहेंगे इन दोनों के बीच में तो चार्ज होगा Q1 Q2। तो अपन को पता है कि Q1 क्या ले रखा है आपने, Ze, और Q2 क्या ले रखा है आपने, E डिवाइड बाय R स्क्वायर और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K। सो दिस विल बी द कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे अपन पढ़ चुके हैं, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये फोर्स अपन ने पढ़ा हुआ है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अपन ने K ले रखा है ऐसे, ये अपन ने पढ़ा। ये बात अपन ने पढ़ रखी है, राइट। तो अपन ऐसे बता सकते हैं। तो
कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mv स्क्वायर अपॉन r, where m is the mass of electron, v is the velocity of electrons, r is the distance of electron from the nucleus, that is called mv square अपॉन r. एक मिनट, ये थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है आज, एक मिनट रुकना मैं है. So we can write like this. अपना कैलकुलेशन था फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स. ये अपना इक्वेशन 1 है. यहाँ पर k का वैल्यू अपन को पता है क्या है, 9 × 10 की पावर 10 मीटर पर. अपन ने ये लिख रखा है अपन ने सारा कुछ. अगर अपन चेक करें तो पहले अपन ने पोस्टुलेट लिख लेते हैं. फिर ये तो r डिस्टेंस दिख रहा है अपन को, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल होगा, k कांस्टेंट है वैल्यू होगी, z वो एटॉमिक नंबर होगा, कोई भी एटम हाइड्रोजन है तो z का वैल्यू 1 होगा, e द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन को पता है. तो पहले पोस्टुलेट लिख लेते हैं, फिर अपन लिख लेंगे कि भाई ये सब है क्या. सेकंड पोस्टुलेट है, अब व्हाट डज बोर सेज कि देख भाई ऐसा नहीं होगा कि आपने क्या किया, एक न्यूक्लियस बनाया और मेरी मर्जी कहीं भी ऐसे सर्किल बना दो शेल बन गए. ऐसे हमारी मर्जी नहीं होती. ये जो शेल होते हैं ना, न्यूक्लियस से फिक्स्ड डिस्टेंस पे होते हैं और वो कहता है कि सिर्फ वही शेल एग्जिस्ट करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम, इनका एक एंगुलर मोमेंटम अपन ने पढ़ा हुआ है, लीनियर मोमेंटम mv होता है, एंगुलर मोमेंटम mvr होता है. पहले फॉर्मूला लिखा आपने, जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा nh/2π का. ओनली दोस शेल एग्जिस्ट इन एन एटम, ओनली दोस शेल will exist in an atom whose angular momentum is integral multiple of nh/2π, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. तो उसने कहा कि भाई देख भाई सिर्फ वही शेल एग्जिस्ट करेंगे जिसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा ना, mvr होता है एंगुलर मोमेंटम, इज इक्वल टू दैट इज इंटीजर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय h/2π. तो ये वैल्यू यहां पर इंटीजर आनी चाहिए. अगर 1 है तो फर्स्ट शेल वहां एग्जिस्ट करेगा. ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कांस्टेंट होगा, h/2π कांस्टेंट है, h/2π कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, इंटीजर तो ऑब्वियसली बात है, अपन को पता है 1 2 3 4 होता है. तो v और r, तो एक्चुअली v और r इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे. vr इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं ना. तो इसका मतलब है अगर रेडियस बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होती है. वो अपन आगे भी प्रूफ करेंगे, काफी बार पढ़ेंगे वो. तो अपन को क्या करना होता है कि ये दोनों ही चेंज होते हैं आपस में. तो इन दोनों को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे अपन कि ये वैल्यू अगर 1 आया इन दोनों को एडजस्ट करने से, तो फर्स्ट शेल का वही डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से. इन दोनों को ऐसे एडजस्ट करो कि ये वैल्यू कितना आ जाए 2, तो फिर सेकंड शेल वही होगा. इन दोनों को एडजस्ट करो सो दैट, क्योंकि इसको रेडियस को बढ़ाने से ये कम होता है. तो जो अपन न्यूक्लियस से रेडियस को बढ़ाते जाएंगे वेलोसिटी कम होती जाएगी. तो इसको बढ़ाओगे ये कम होगा. तो ऐसे एडजस्ट करो दोनों को कि मतलब अगर 1 आया दोनों का एडजस्टमेंट, तो वो फर्स्ट शेल का डिस्टेंस होगा फ्रॉम द न्यूक्लियस. तो दैट इज हाउ वी यूज टू डिस्टेंस, मतलब अपन कैलकुलेट करते हैं. तो अपन कहेंगे ठीक है, और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं mvr is equal to nh/2π. n is number for the shell, v is velocity, m is mass of electron, बाकी तो कांस्टेंट है. तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि only those orbit or shell, ये ऑर्बिट या शेल की बात कर रहा हूं मैं, only those orbit या शेल will exist in an atom whose angular momentum जो होगा mvr जो होगा वो इंटीजर का मल्टीपल आना चाहिए h/2π से. तो एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा. लेकिन क्यों सर नहीं करेगा? नहीं रहेगा मतलब n का वैल्यू फ्रैक्शन थोड़ी हो सकता है. कभी शेल के नंबर का वैल्यू फ्रैक्शन हो सकता है क्या? फर्स्ट कहीं कभी अपन अच्छा. किसी एटम में 1.5 सेल लिखे क्या? यस सर, समझ गया. अपन ने तो आज तक यही लिखा कि शेल 1, शेल 2, शेल 3, अपन ने ऐसे कभी नहीं लिखा शेल 1.25, है ना. हाँ. तो धीरे धीरे अपन को और अच्छे से डेप्थ में पता चलेगा. इसके मॉडिफिकेशन आएंगे अभी तो, तब अपन को लगेगा अरे अच्छा ये तो बहुत सारी गलतियां कर रहा था. लेकिन हमें क्वेश्चन आएगा तो बताना पड़ेगा अपन को. अब थर्ड पोस्टुलेट था इसका
that is there is no emission or absorption of energy if the electron remain in the fixed shell. If the electron remain in fixed shell, ठीक है ना? अगर इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स शेल या ऑर्बिट में रहेगा तो कोई एनर्जी इमिट नहीं होने वाली, कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होने वाली। हाँ, एनर्जी एब्जॉर्ब तब होगा जब इलेक्ट्रॉन को अपन को बाहर निकालना है, तो ऑब्वियसली बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करना होगा तो एनर्जी तो देनी पड़ेगी। मतलब अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर ले जाना है, मतलब उसे अपने शेल से दूसरे शेल में जंप करवाना है, तो एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर एनर्जी लगेगा दूर ले जाने में, तो ऑब्वियसली बात है, अगर ये पास आएगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इट इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना, क्योंकि अट्रैक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक फिनोमेना। अट्रैक्शन से हमेशा एनर्जी डिक्रीज होगी, तो इट इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना, मतलब उसमें हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। तो अपन कहेंगे ठीक है, इफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज द शेल, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करता है शेल, तो अपन उसको ऐसे लिख देते हैं, भाई अगर मेरे पास ये शेल है, दो शेल बना लेते हैं अपन ऐसे, ये हायर शेल है, ये लोअर शेल है। तो अपन कहेंगे देख भाई, अगर लोअर शेल है तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर शेल पे जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो अपन को एनर्जी देनी पड़ेगी उसे, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर जा रहा होगा, लोअर शेल से हायर शेल पे जाएगा। और न्यूक्लियस से दूर लेके जाना है मतलब मुझे न्यूक्लियस का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन उससे ब्रेक करना पड़ेगा, तो एनर्जी तो देनी पड़ेगी। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करेगा हायर शेल टू लोअर शेल, ये लोअर शेल, तो अगर वो ड्रॉप करेगा तो अपन कहेंगे एनर्जी इज इमिटेड। तो उस केस में अपन कहेंगे इधर एनर्जी इमिट होगी। ये पॉस्टुलेट है, तीन पॉस्टुलेट है बोर मॉडल के। द मेन पॉस्टुलेट ऑफ द बोर मॉडल। इसके अलावा अगर अपन को और कुछ लिखना है तो अपन रदरफोर्ड मॉडल में जो भी पढ़ा वो सब इसमें लिख देंगे, उसमें यूज किया रदरफोर्ड मॉडल, या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में अपन ने जो भी पढ़ा वो सब अपन इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी यूज किया। सो दीज आर द थ्री मेजर पॉस्टुलेट्स ऑफ बोर थ्योरी। फर्स्ट पॉस्टुलेट था कि भाई इलेक्ट्रॉन क्यों फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट करता है, because the coulombic force of attraction between the electron and the nucleus is equal to centripetal force. फिर उसने बताया अपन को कि ऐसा नहीं होता कि न्यूक्लियस के अराउंड कोई भी सर्किल बना दो वहां शेल है, नहीं, उनका एक फिक्स पोजीशन होता है शेल्स का, और वो पोजीशन डिसाइड करते हैं अपन एंगुलर मोमेंटम से, दैट शुड बी अ इंटीग्रल मल्टीपल h upon 2 pi। और जब तक इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स शेल में रहेगा वो ना तो वो कोई एनर्जी इमिट करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को अपने शेल को चेंज करना है तो एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब होगा। अगर लोअर शेल से हायर शेल पे जाना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करना होगा, और अगर हायर शेल से लोअर शेल पे ड्रॉप करेगा तो या तो वो जंप कर रहा है और या वो ड्रॉप कर रहा था, तो उस केस में एनर्जी इमिट होगी। ये तीन मेजर पॉस्टुलेट। अब इन पॉस्टुलेट के बेसिस पे अपन देखते हैं कैलकुलेशंस, उसने अपन को क्या क्या कैलकुलेशंस बताए ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री पॉस्टुलेट। सो ये पॉस्टुलेट अपन को स्कूल में भी लिखने के लिए आता है, ये पॉस्टुलेट है, याद रखना, ऐसे अपन को पूरा बिल्कुल स्कूल में भी लिखने के लिए आता है। राइट द मेन पॉस्टुलेट ऑफ बोर थ्योरी, ये तीन लिखने पड़ेंगे आपको। तो थर्ड वाला इरेज मत करना, एक मिनट। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट कर देता हूँ, नीचे वाला पार्ट इरेज नहीं करूंगा, ठीक है, अपन ऐसे कर लेते हैं। सर एक डाउट है बोलो। सर, तो वो जो थर्ड वाला पॉइंट है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के वो वाले लॉ को ब्रेक नहीं करता, जिसकी वजह से रदरफोर्ड मॉडल नहीं, उस केस में अपन क्या बोल रहे हैं ना कि एनर्जी दे रहे हैं अपन। भाई अब एटम में ये अपन को ये बताएगा कि देख भाई एटम में ना फिक्स शेल होता है, तो एटम जब फिक्स शेल होंगे तो फिक्स एनर्जी भी होगी। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करेगा ना यहां से यहां, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करके यहां नहीं रुक सकता, उसे जाना ही पड़ेगा यहां तक।
कभी ये वाला जैसे इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करेगा तो कोई वेवलेंथ भी आती होगी फिर, क्योंकि लाइट इमिट करेगा तो वेवलेंथ भी आएगा। तो वो फिक्स्ड एनर्जी ही इमिट कर सकता है। वो धीरे धीरे अपन आगे पता चलेगा अपन को कि वो धीरे धीरे कि भाई ऐसे नहीं होता कि मतलब कहीं भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं रुक सकता, वो उसे आना ही पड़ेगा, या तो फर्स्ट शेल तक आना पड़ेगा या सेकंड तक आना पड़ेगा अगर यहां से ड्रॉप कर रहा है। बीच में कहीं नहीं रुक सकता वो, क्योंकि बीच में शेल होता ही नहीं और इलेक्ट्रॉन शेल तक ही आएगा। इसलिए वो उसको क्लासिकल में करें, क्योंकि यहां आएगा तो फिर इसी में रोटेट करता रहेगा, बस उतना एनर्जी इमिट हो गया उससे। तो वो एनर्जी अपन कैलकुलेट करें ना, एनर्जी वगैरह पहले अपन एनर्जी ऑफ द शेल चेक कर लें, क्योंकि अभी तो मैं इसलिए बताऊंगा ना कि देख भाई इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट है उसके हिसाब से ही अपन को एमिशन मिल सकता है। अगर इससे निकालोगे तो वेवलेंथ λ1 मिल सकता है, इससे निकालोगे तो λ2 मिल सकता है, इसके निकालोगे तो λ3 ये मिल सकता है। इसका मतलब मुझे कभी भी न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस, न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस, न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस, यही वेवलेंथ मिल सकते हैं ना। मतलब मुझे कभी भी ये वाला वेवलेंथ नहीं मिल पाएगा कि अगर मान लो न्यूक्लियस से यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है, उधर कितनी एनर्जी हो सकती है न्यूक्लियस से, तो इधर वाला वेवलेंथ मुझे कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। इसका मतलब है किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालो या ऐड करो, उसमें एक फिक्स्ड एनर्जी ही होगी। कोई भी एनर्जी नहीं हो सकती कि भाई कोई भी एनर्जी वो इमिट कर देगा, नहीं। वहां जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी एक फिक्स्ड एनर्जी होगी जो उस शेल की एनर्जी होती होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से एक डेफिनेट डिस्टेंस पे ही रह सकता है, कहीं भी नहीं रह सकता कि उसके अराउंड अपन कहेंगे यहां इलेक्ट्रॉन है, नहीं हो ही नहीं सकता, वहां शेल नहीं है, इलेक्ट्रॉन कैसे होगा। तभी तो अपन बोल रहे थे कि भाई जब अपन ने आयरन रॉड को हीट किया था तो सारे वेवलेंथ नहीं दिखे, क्योंकि जो शेल के बीच में जो है एनर्जी क्या, वहां तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना, तो वो तो इजेक्शन होगा ही नहीं ना। तो उस रेंज का वेवलेंथ अपन को नहीं दिखने वाला, उस रेंज का वेवलेंथ अपन को नहीं दिखेगा, इस रेंज का वेवलेंथ अपन को दिख ही नहीं सकता। इसलिए कभी कोई भी एटम कंटीन्यूअस वेवलेंथ शो कर ही नहीं सकता। कंटीन्यूअस वेवलेंथ तभी पॉसिबल था जब एनर्जी कंटीन्यूअस हो, इधर तो डिसकंटीन्यूअस एनर्जी है, ये वाला एनर्जी, फिर ये वाला एनर्जी, फिर ये वाला एनर्जी, लेकिन बीच वाला एनर्जी कभी नहीं होता, मतलब दैट इज अ डिसकंटीन्यूअस एनर्जी। सारे पार्ट आपस में कोरिलेट करूंगा ना इसमें बाद में जाके कि देखो ये ऐसा क्यों होता था, ठीक है ना। तो वो Yes, सारे sir. पॉइंट अपन को बाद में मिलेंगे, अभी बहुत सारा एटम का मॉडल बहुत पढ़ना है अपन को, अभी तो बस धीरे 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 मैं थोड़ा सा अपन पढ़ रहे हैं। और एक और पार्ट है कि मुझे मतलब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ना कैसे है और आराम से सिलेक्शन कैसे होता है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको, क्योंकि उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा बताने के लिए कि पढ़ने का तरीका क्या होता है, पढ़ना कैसे है, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, और पढ़ने का तरीका किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, वो भी अपन पढ़ेंगे। अब अपन देखेंगे कैलकुलेशंस ऑफ पार्ट, मतलब कैलकुलेशंस ऑफ बोर मॉडल। तो बोर मॉडल के अगर अपन कैलकुलेशंस की बात करेंगे उसमें देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ बोर, तो अपन लिखेंगे दैट इज फ्रॉम फर्स्ट पोस्टुलेट, फर्स्ट पोस्टुलेट, फर्स्ट पोस्टुलेट से अपन लिख सकते हैं दैट इज जो अपन ने लिखा हुआ है कि ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू MV स्क्वायर अपॉन R, ये अपन ने फर्स्ट पोस्टुलेट से लिखा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं MV स्क्वायर विल बी इक्वल टू K ZE स्क्वायर अपॉन R, ये लिख सकता हूं मैं फर्स्ट पोस्टुलेट से। ये मेरे लिए इक्वेशन 2 हो गया था, 3 हो गया। पोस्टुलेट में अपन को इक्वेशंस, ये तो अपन ने फ्रॉम इक्वेशन बनता एंड इक्वेशन जो अपन ने लिखा है। Now we'll write that from second postulate. Equation 2. We can write that MV R is equal to NH upon 2 pi. On squaring on both sides, and rearranging, we get क्या मिलेगा अपन को। तो पहले मैं स्क्वायर कर देता हूं, M स्क्वायर, V स्क्वायर, R स्क्वायर, N स्क्वायर, H स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर,
ऐसे लिख सकता हूं, है ना। और रीअरेंज करूंगा तो एम बी स्क्वायर के लिए रीअरेंज करना है मुझे, तो मैं इसको लिख सकता हूं दैट इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। एम स्क्वायर था ये, तो एम चाहिए तो एक एम इधर लेके जाओ, और मुझे सिर्फ बी स्क्वायर चाहिए तो आर स्क्वायर भी उधर लेके जाओ। ये मिल गया मुझे। दिस इज इक्वेशन 4। ये भी एम बी स्क्वायर है, ये भी एम बी स्क्वायर है, दोनों को इक्वेट कर दो on equating equation 3 and 4. So we can write that on equating equation 3, 4. Equation 3 and 4 we get. अगर मैं दोनों को इक्वेट करूंगा, इसको और इसको, क्योंकि दोनों ही एम बी स्क्वायर है, अपॉन आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर। एक आर तो कैंसिल हो जाएगा, तो आई विल गेट दैट आर विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एम, ये मिल जाएगा मुझे। दिस इज इक्वेशन 5। दिस इज इक्वेशन 5। अब अपन इक्वेशन 5 पर रुक जाते हैं और नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे इक्वेशन 5 से। लेकिन आप इक्वेशन 5 तक एक बार अच्छे से पढ़ के आना, बोर थ्योरी को भी, और आपके पास होमवर्क तो है ऑलरेडी। अभी जो भी आपका सेक्शन एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 से सेक्शन ए भी मैंने दिया था, आप उसको कंप्लीट करो। अगर कोई आपके डाउट्स होंगे तो आप एक बार उनको चेक कर लेना, मेरे ख्याल से उनको डाउट्स अभी आ जाएंगे। दैट इज ऑल। ठीक है, चलो भाई बाय। थैंक यू सर। चलो वेलकम, बाय एवरीबॉडी। Thank you, sir. ओके बेटा, वेलकम।